स्टोरी का नाम है डेविल की इनोसेंट गर्ल। पिछले एपिसोड में आपने देखा नील जैसे ही पानी पीने लगा तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके मुंह से सारा पानी एक फव्वारे की तरह बाहर निकल गया और फिर वो लक्ष्य को इस कदर घूरने लगा जैसे उसी पल उसे चबा जाएगा। लेकिन लक्ष्य कहाँ मानने वाला था। वो अपनी सफेद बत्ती सी दिखाते हुए नील को और भी ज्यादा चिढ़ाने लगा, जैसे कह रहा हो और गुस्सा आ रहा है ना। नील का खून खौल उठा। उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मिस जंगली बिल्ली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार हाथ लगो। और फिर लक्ष्य को घूरते हुए नील वहां से गुस्से में बाहर निकल गया। क्या नील सच में स्वरा से बदला लेगा या कहानी में आने वाला है कोई नया मोड़? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक करना ना भूलें, आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। चैप्टर 36, तुम्हारे इतने करीब रहने का हक सिर्फ मेरा है। अति इस वक्त अपने कमरे में थी और बेड पर बैठी अक्ष के दिए हुए कुछ बुक्स पढ़ रही थी। उसे अपना मन लगाने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वो कुछ देर तक अच्छे से पढ़ाई करती है। थोड़ी देर बाद बुक को साइड में रख देती है क्योंकि अब उसका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। अति किसी आलसी की तरह बेड पर फैलकर बोली, मैं पढ़ पढ़कर कितना थक गई, आज के लिए बस इतना ही, मुझसे अब और नहीं पढ़ा जाएगा। अब अति जल्दी से बेड पर उठी और कमरे से निकलकर नीचे चली गई। अब तक दोपहर हो चुकी थी और उसे भूख भी लगने लगी थी। अति नीचे जाकर लंच करती है और फिर से अपने कमरे में आ जाती है और टाइम पास के लिए टीवी देखने लगती है। दूसरी तरफ एक सुंदर सी कैफे में स्वरा किसी का वेट कर रही थी कि तभी एक लड़का उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठते हुए बोला, सो सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया। स्वरा एक नजर अपने हाथ में पहनी वॉच में टाइम देखकर उस लड़के को बुरी तरह घूरते हुए, थोड़ा नहीं आधा घंटा लेट हो तुम। वो लड़का अपने कान पकड़कर बोला, सॉरी ना यार, अब माफ भी कर दे। स्वरा मुंह बनाकर बोली, मित यार, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो, लेकिन इस बार नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहां से। मित एक गहरी सांस लेकर बोला, यार कितना गुस्सा करती हो तुम, अब गुस्सा छोड़ो और कॉफी पियो। इतना बोल मित ने कॉफी कप स्वरा की ओर बढ़ दी, लेकिन स्वरा तो किसी गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। स्वरा मित से अति को ढूंढने के लिए हेल्प लेने की सोच रही थी क्योंकि वो मुंबई से सिर्फ मित को ही अच्छे से जानती थी। मित देवेंद्र जी के बिजनेस पार्टनर का बेटा था और स्वरा उसे बहुत पहले से जानती थी और स्वरा जब शिमला आया करती थी तो कई बार दोनों की मुलाकात हो जाया करती थी और ऐसे ही इनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन स्वरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो मित से हेल्प ले या ना ले। उनसे निरंजन जी से वादा किया था कि कोई गड़बड़ नहीं करेगी, लेकिन उसे किसी तरह अति को ढूंढना था, लेकिन कैसे, ये उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। स्वरा जब से मुंबई आई थी बस अति को ढूंढने में लगी हुई थी। स्वरा को कहीं खोया हुआ देख मित हल्का मुस्कुरा कर बोला, यार मुझ जैसे हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने बैठा है और तुम हो कि अपनी ही दुनिया में खोई हो, ये तो बहुत गलत बात है। कहीं अपने सपनों के राजकुमार के ख्वाबों में तो नहीं खोई होना। स्वरा मित को घूरते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप कॉफी पियो, समझे तुम। स्वरा मुंबई की काफी सारी अगल अगल जगहों पर अति को ढूंढ चुकी थी, लेकिन अति का जैसे नामो निशान नहीं था, जिससे स्वरा को अब चिढ़ सी होने लगी थी। अब उसे क्या पता अति एक ऐसी जगह है जहां पर उसकी सोच भी नहीं पहुंच सकती। रॉयल विला। अब तक शाम हो चुकी थी और सब ऑफिस से घर आ चुके थे। मीनाक्षी जी ने जिद की थी, इसलिए आज अधिक ऑफिस से सीधा सिंघानिया मेंशन चला गया था। अक्ष जैसे ही कमरे में आया उसकी नजर सीधा बेड पर चली गई, जहां अति दुनिया जहान की मासूमियत लिए बड़े सुकून से सोई हुई थी। अति ने इस वक्त कस के टेडी बियर को हक कर रखा था। उसे इसके बिना नींद नहीं आती थी, लेकिन जब से वो अक्ष से मिली थी उसका टेडी बियर तो अक्ष बन चुका था, जिसे वो हर रात जकड़ कर सोया करती थी। कभी कभी तो अक्ष को ही बेड समझकर उसके ऊपर ही सो जाया करती थी और इससे अक्ष को एक अजीब सा सुकून मिलती थी, वो सुकून जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अक्ष बेड पर बैठा अति की बाहों में पड़ा उस टेडी बियर को अपनी सर्द नजरों से घूर कर देखने लगा, जैसे अभी ही मार डालेगा। वो डार्क एक्सप्रेशन के साथ उस बेचारे टेडी बियर को घूरने लगा और एक अजीब सी टोन में बोला, ये मेरी जगह सिर्फ है जिसे मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता। उसने धीरे से उसके बाहों से टेडी बियर को उससे अगल किया और जमीन पर जोर से पटक दिया, जैसे उसे अति के करीब होने की सजा दे रहा हो।
अक्ष अति को एकटक निहारते हुए उसके गालों को सहलाते हुए बोला, लिटिल वाइफी, तुम्हारे इतने करीब रहने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, जिसे मैं कभी किसी को नहीं देने वाला। इतना बोलकर अक्ष ने अति को देखते हुए अपनी कोट और टाई उतारी और फिर शर्ट भी निकल दिया। अक्ष शर्टलेस होकर अति के साइड में आकर लेट जाता है और छोटी सी अति को पूरी तरह से खुद की मजबूत बाहों में जकड़कर एकटक उसे ही देखने लगा। अति सबसे बेखबर नींद में ही अक्ष के कमर के चारों ओर अपनी बाहें फैलाकर उसके सीने में अपना सर रखकर सो गई। सुबह का वक्त, एक छोटे लेकिन बेहद सुंदर से घर में स्वरा आराम से अपने बेड पर लेटी हुई थी और फोन में शालिनी जी से बातें कर रही थी। देवेंद्र जी ने स्वरा की जिद से एक छोटा सा घर उसे लेकर दिया था और एक केयर टेकर भी रखा था जो उसका अच्छा से ख्याल रख सकते और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर बात करने के बाद स्वरा कॉल कट कर कुछ सोचते हुए बोली, कुछ ही दिनों में कॉलेज भी खुलने वाला है, मुझे जल्दी ही मेरी अति को ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ होगी, वो ठीक तो होगी ना। स्वरा को अति की बहुत याद आ रही थी। वो खुद को तसल्ली देते हुए बोली, अगर अंकल ने कहा है कि वो ठीक है, मतलब वो पक्का ठीक होगी, और वैसे भी मेरी अति इतनी मासूम है, भगवान उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देने। स्वरा जल्दी से उठकर रेडी होती है और जल्दी से ब्रेकफास्ट करती है क्योंकि उसे अति को ढूंढने जाना था। रॉयल विला अक्ष का कमरा सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन अति अब तक आराम से सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद जब अति की नींद पूरी हो जाती है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है, लेकिन आंखें खोलते ही उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अक्ष इस वक्त शर्टलेस था और अपनी काली गहरी आंखों से बड़ी ही शिद्दत के साथ अति को ही एकटक निहार रहा था। अक्ष को अपने इतना करीब और वो भी शर्टलेस ये देखकर अति का दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो अपनी बड़ी बड़ी पलके को बार बार झपका कर उसे ही देखने लगती है। अक्ष इस वक्त शर्टलेस था और उसकी वो मस्कुलर चेस्ट अति को उसकी तरफ खींच रही थी और उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, जिसकी वजह से अति के दिल में एक गुदगुदी सी होने लगी थी। अति मन ही मन खुद को डांट कर बोली, अति ये बहुत गलत बात, तुम डेविल के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, ये सब सोचना बैड मैनर्स है और तुम गुड गर्ल हो। अति का मन कर रहा था कि वो अक्ष के हॉट टिप्स को टच करके देखे कि क्या जो उसके आंखों के सामने है वो सब सच है, और भी बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल अति के दिमाग में आ रहे थे। अति को अपना गला सुखाता हुआ महसूस हो रहा था। अति खुद के दिल में उठ रहे उन एहसासों को दबाने की कोशिश कर रही थी। अक्ष अति का हाथ अपने चेस्ट पर रखकर वहां रफ करते हुए बोला, वाइफी, तुम अपने अंदर के एहसासों को बाहर आने दो और अपनी दिल की सुनो और वो करो जो तुम्हारा दिल करने को चाहता है। अति ने हैरानी से अपनी नजरें उठाकर एक नजर अक्ष की अपर बॉडी को देखा तो उसे अपना गला और भी ज्यादा सुखाता हुआ महसूस हुआ। उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये क्या हो रहा है। वो जल्दी से अपनी पलकें झुकाकर अक्ष से अपनी नजरें चुराने लगी। अति की इस हरकत से अक्ष की नजरें उस पर और भी गहरी होती जा रही थी। अति अपनी नजरें चुराते हुए क्यूट सा फेस बनाकर बोली, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अति ने ये जिस तरह से कहा था वो अदा कमाल की थी और जस्ट अभी सोकर उठने की वजह से इस वक्त वो बेहद क्यूट लग रही थी। अक्ष अति का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसका चेहरा ऊपर कर बोला, हे वाइफी, मुझसे अपनी नजरें मत चुराओ, मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। अति धीरे से अपनी नजरें उठाकर अपनी नीली नीली आंखों से एकटक अक्ष को देखने लगती है। अब अक्ष उसके दोनों हाथों को अपने खुले मस्कुलर सीने पर रख देखा है। अति अपनी उन खूबसूरत सी बड़ी बड़ी पलकों को बार बार झपकाने हुए कभी अक्ष को तो कभी अपने हाथों को देखने लगती है। अति इस बात से अनजान कि उसकी इस हरकत से अक्ष पर क्या असर कर हो रहा है। इस वक्त अक्ष की नजरें उस पर और गहरी से गहरी होती जा रही थी। अति की छोटी छोटी हरकतें अक्ष के दिल पर सीधा वार करती थी। अक्ष अति को बड़ी शिद्दत से निहार रहा था, जिसे देख अति बेचारा सा मुंह बनाकर मन ही मन बोली, ये डेविल मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? इतना बोल वो अक्ष को देखने लगी तो अक्ष अति के बिखरे बालों को सही करते हुए बोला, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जितना चाहे जैसा चाहे देख सकता हूं। अति आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगी और मन ही मन बोली, ओह गॉड, ये डेविल कितने डेंजर है, इन्हें तो मेरे मन की बातें भी सुनाई देती है, मुझे इनसे थोड़ा दूर ही रहना होगा। अक्ष अति की कमर पर अपनी मजबूर पकड़ बनाकर डार्क एक्सप्रेशन के साथ सर्द आवाज में बोला, वाइफी, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें खुद से थोड़ा भी दूर जाने दूंगा। अति की हैरानी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा और अति का दिल जैसे थम सा गया। अति बड़ी मुश्किल से अपनी तेज चलती हुई सांसों के साथ बोली, आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही हूं?
अक्ष अति की कमर को सहलाने लगाता है, जिससे अति की पूरी बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ जाती है और अति के होठ कांपने लगते हैं। अति का दिल जोरों से धड़कने लगा था और वो हड़बड़ा कर उठने लगी, लेकिन अक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया और अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर ली और अजीब सी टोन में बोला, ओह माय लिटिल वाइफी, तुम कितनी इनोसेंट हो। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तुम्हारी हर एक सांस तक की खबर है, और जब सांसों की खबर रख सकता हूं तो तुम्हारी सोच की भी खबर रख सकता हूं। और तुम तो ख्यालों में भी इतनी जोर जोर से बातें करती हो कि वो मुझे साफ सुनाई देते हैं। इसलिए अपने ख्यालों में भी मुझसे दूर जाने के बारे में मत सोचना, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अक्ष की आवाज में कुछ ऐसा था जिससे अति बुरी तरह डर गई और सहमी नजरों से अक्ष को देखने लगी। अति डरी हुई आवाज में धीरे से बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। अक्ष अति के डर से भरे चेहरे को देखकर उसके रुई जैसे मुलायम होठों को सहलाते हुए बोला, ऐसे नहीं वाइफी, पहले मुझे गुड मॉर्निंग विश करो। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी और खुद को छुड़ाते हुए मुंह बनाकर, गुड मॉर्निंग अब छोड़िए। अक्ष अति को और कस के जकड़ते हुए बोला, ऐसे नहीं वाइफी, जैसे मैं कहूंगा वैसे विश करो। अति हैरानी से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी आंखें कर अक्ष को देखने लगी। अक्ष बिना एक पल गवाए सबसे पहले अति के माथे पर अपने होठ से छुआ और ऐसा होते ही अति ने एक सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष बारी बारी से अति के दोनों बंद आंखों को अपने होठों से छूता है। अति और भी कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी पकड़ अक्ष के सीने पर कस गई थी। अक्ष उसके हाथों को देखता है, फिर एक छोटी सी स्माइल करते हुए थोड़ा सा नीचे आकर उसके दोनों सॉफ्ट गालों को अपने सख्त होठों से हल्का हल्का किस करने लगता है। अक्ष की इस हरकत से अति कांपने लगी थी। उसने पीछे होने की कोशिश की तो अक्ष ने वैसे ही अपने होठ अति के सॉफ्ट गालों पर रफ करते हुए बोला, डोंट मूव वाइफी। अब अति ने जरा सा भी हिलने की गलती नहीं की और कस के अपनी आंखें मिच ली। उसने अपना हाथ भी अक्ष के सीने से हटाने की कोशिश करी थी, लेकिन उससे पहले ही अक्ष ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया था। अक्ष उसकी छोटी सी नाक को अपने होठों से छूता है और फिर बड़ी शिद्दत से अति के पिंक होठों को देखने के बाद उसके होठों को अपने होठों से धीरे धीरे सहलाने लगता है। अक्ष की इस सब हरकत से अति खुद के अंदर हो रहे उन अजीब अजीब सी हलचल को रोक नहीं पा रही थी। अक्ष अति के होठों को कुछ देर बड़े प्यार से अपने होठों से सहलाने के बाद हल्का सा किस कर उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है। अक्ष एकटक अति को देखना लगा, जिसका पूरा फेस लाल हो चुकी थी और उसके दोनों सॉफ्ट गाल बहुत क्यूट लग रहे थे। अक्ष अति के सुर्ख हो चुके चेहरे को देखकर उसकी तरफ झुका और उसके माथे को किस कर बोला, वाइफी, जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे ही मुझे मॉर्निंग विश करो, तब कहीं जाने की परमिशन मिलेगी, वरना भूल जाओ। अक्ष ने एकदम ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा तो अति की आंखें एक झटके से खुल गई। अति मुंह खोले अक्ष को देखने लगी। उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अक्ष उसे ये करवाएगा। उसकी तो सोच सोच कर ही हालत खराब होने लगी थी, वो कैसे ये सब कर सकती है। उसने एक नजर अक्ष को देखा जो बिल्कुल भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था, बल्कि उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसने अति पर एहसान किया है। अक्ष अति के होठों के बेहद करीब आकर बोला, क्या हुआ वाइफी, मुझे विश नहीं करेगी? अक्ष की गर्म सांसें अति को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो उसकी हालत और खराब कर रही थी। अति की नजर जैसे ही अक्ष की वो बेहद अट्रैक्टिव बॉडी पर गई तो अति बड़ी मुश्किल से बोली, ऐसे मॉर्निंग कौन विश करता है, मुझे नहीं करना? अति की सांसें भरी होने लगी थी और दिल की धड़कन हजारों की स्पीड में भाग रहा था। चैप्टर 37, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। सिंघानिया मैंशन। अधिक अपने बेड पर अब तक पेट के बल सोया हुआ था कि तभी मीनाक्षी जी अंदर आकर प्यार से अधिक के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, 9 होने वाले हैं, कब तक सोएगा, अब उठ, ऑफिस नहीं जाना क्या? अधिक अपनी आंखें खोलकर मीनाक्षी जी को एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम। मीनाक्षी जी वार्डरोब से अधिक के पकड़े निकलते हुए बोली, चलो रेडी हो जाओ, तुम्हारे असिस्टेंट का कॉल आया था, आज तुम्हारी एक मीटिंग है, याद है या भूल गए? अधिक ने अपना सर पकड़ लिया, वो इस बारे में तो भूल ही गया था। वो उठा और मीनाक्षी जी को हक कर बोला, अरे यार मैं तो भूल ही गया था, लव यू मॉम, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। इतना बोल अधिक जल्दी से वॉशरूम चला जाता है और बात लेकर बाहर आता है और मीनाक्षी जी ने जो उसके लिए कपड़े निकाले थे उन्हें देखकर अधिक हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर जल्दी से उसे पहन लेता है। अधिक जल्दी से रेडी होकर नीचे चला आता है तो देखता है कि सोफे पर मीनाक्षी जी और कबीर जी बैठे बातें कर रहे थे। मीनाक्षी जी अति को याद करते हुए करीब जी से बोली,
पता नहीं क्यों पर मुझे अति अपनी सी लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उससे कोई दिल का रिश्ता हो। देखो ना, कुछ ही पल में उसने कैसे हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली है। उसकी वो प्यारी प्यारी सी बातें सुन ऐसा लगता है कि बस सुनती ही रहूं, कितनी प्यारी बच्ची है ना। कबीर जी जो कोई जरूरी फाइल चेक कर रहे थे, वो फाइल को साइड कर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बहुत ही मासूम है। अधिक दोनों के बीच में बैठकर बोला, प्यारी तो होगी ना, आखिर बहन किसकी है, वो पूरी की पूरी मुझ पर गई है। अधिक की बात सुन सब मुस्कुराने लगते हैं। अक्ष का रूम। अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर अक्ष की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, ठीक है लेकिन मुझे उठने तो दीजिए। अक्ष बिना कुछ बोले अति को एक झटके से सीधा कर खुद के ऊपर बैठा देता है। इस वक्त अति अक्ष के ऊपर बैठी हुई थी और अक्ष ने उसके कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जिससे अति अब हिल भी नहीं पा रही थी। अक्ष अति के चेहरे को देखते हुए बोला, जल्दी करो वाइफी, मुझे मॉर्निंग किस चाहिए, लेकिन तुम्हारी स्पीड देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे रात में ही गुड नाइट किस मिलने वाली है। अब तो अति की हालत देखने लायक थी। वो ये अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर उसे अक्ष से बचाना है तो वही करना होगा जो अक्ष चाहता है। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और धीरे से अपने कांपते हुए होठों को अक्ष के चेहरे की ओर बढ़ाने लगी। अक्ष की गहरी नजरें एकटक उसी पर टिकी हुई थी। अति ने जल्दी से अक्ष में माथे पर अपने होठ से छुआ और जल्दी से हटाने लगी, लेकिन अक्ष के उसका सर पकड़ लिया और अति वैसे ही हैरानी से अक्ष को देखने लगी। अति के होठों ने जैसे ही अक्ष के माथे को छुआ, अक्ष ने एक सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। अक्ष आंखें बंद किए हुए ही बोला, तुम्हारे इन एहसासों को मैं पूरी तरह महसूस करना चाहता हूं वाइफी, तुम्हारी करीबी मुझे बेहद सुकून देती है। अक्ष आंखें बंद कर ही कुछ पलों में कहीं खो सा गया। उसके आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा घूमने लगा जो बिल्कुल किसी बेबी डॉल की तरह थी। अति एकटक अक्ष की बंद आंखों को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता था क्यों उसे अक्ष की करीबी अच्छी लगती थी, क्यों उसका टच उसे कभी बुरा नहीं लगता था, क्यों उसे अक्ष से अपनेपन का एहसास होता था, आखिर क्यों उसका दिल अक्ष को देखते ही धड़कने लगता था। अति अपने इन सभी सवालों का जवाब चाहती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वो अक्ष को परसों से जानती हो, वो उसका हो और उसकी हर एक सांसे में बसा हो, जिसे वो चाहकर भी खुद से अगल नहीं कर सकती। अक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर अपने आंखों की ओर इशारा किया तो अति ने बारी बारी से उसके दोनों आंखों को भी वैसे ही छुआ जैसे अक्ष ने छुए थे, फिर नाक को, और जब होठों की बारी आई तो अति की सांसें तेजी से चलने लगी। अक्ष अति के सर को पकड़ लेता है और अपने होठों की तरफ झुकाते हुए बोला, तुम रुक क्यों गई वाइफी, मुझे तुम्हारे एहसास यहां भी चाहिए। अति मासूम सा चेहरा बनाकर जल्दी जल्दी नामे अपना सर हिलाने लगती है, जिसे देखकर अक्ष एकटक अति को देखते हुए कहीं खो सा गया। एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 5 साल की होगी अपने सामने खड़े लड़के को गुस्से से घूर रही थी, जिससे उसके दोनों गाल फूले हुए थे और वो इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। उसे देखते ही किसी को भी उससे प्यार हो जाए, इतनी मासूमियत भरी थी उस बच्ची में। उसके चेहरे पर एक नूर सा छाया हुआ था। वो लड़के को उस बच्ची का चेहरा देख बस एकटक उसे देखता ही रह गया। तभी वो बच्ची अपना मुंह फूला कर अपनी क्यूट सी आवाज में बोली, मुझे नई बात करनी आपसे, आप बुले हो। वो लड़का हल्का मुस्कुराया और अपने जेब में हाथ डालकर अपने हाथ में भर भर कर चॉकलेट निकलकर उसके सामने कर बोला, सोच लो अगर मुझसे बात नहीं करेगी तो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट किसी और को मिल जाएगी। वो बच्ची चमकती हुई आंखों से चॉकलेट को देखने लगती है तो वो लड़का उस चॉकलेट को उसके और आगे कर बोला, क्या तुम्हें ये चाहिए लिटिल गर्ल। वो बच्ची जल्दी से हाँ में सर हिलाती है और अपने छोटे छोटे हाथों में चॉकलेट को भरकर उछलते लगी। वो बच्ची हाइट में उससे बहुत छोटी थी, इसलिए वो लड़का अपने सामने घुटने के बल बैठकर उसके दोनों सॉफ्ट गालों को सहलाने लगता है। वो बच्ची खुश होकर उसके दोनों गालों पर प्यार से किस पर लेती है। वो लड़का उस बच्ची को अपने माथे पर इशारा करता है तो वो बच्ची बिना सोचे समझे उसके माथे पर भी किस करती है। लेकिन उस लड़के का मन अब भी नहीं भरा था और उसने अपने गालों की ओर इशारा किया और एक गहरी स्माइल के साथ बोला, हे लिटिल गर्ल, मुझे तुम्हें यहां पर फिल करना है। वो बच्ची जल्दी जल्दी नामे सर हिलाने लगती है तो वो लड़का उसके गालों को सहलाते हुए फिर से अपने गालों की ओर इशारा कर उससे बोला, क्या तुम मुझे यहां पर किसी नहीं दोगी। वो बच्ची जिसे किस का मतलब भी नहीं पता था, वो अपने होठों पर उंगली रखे थोड़ी देर बड़ी गहराई से कुछ सोचने लगी। वो इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी, जिसे वो लड़का बिना पलके झपकाए बड़ी ही शिद्दत के साथ देख रहा था। थोड़ी देर तक बड़ी गहराई से सोचने के बाद वो अपने होठों का क्यूट सा पाउट बनाकर बोली,
जब मैं बली हो जाऊंगी ना, तब मैं यहाँ पर आपको खूब साली किस्सी दूंगी, पक्का। उस बच्ची ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी छोटी सी उंगली से उस लड़के के गालों को छू कर कहा और फिर खुशी से सारी चॉकलेट को देखने लगी। उस बच्ची को तो पता भी नहीं था कि वो बोल क्या रही है। उस लड़के ने उस बच्ची के माथे को अपने होठों से छुआ और एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला, आई कांट वेट फॉर दैट मोमेंट माई लिटिल गर्ल। वो लड़का अपनी आंखों में एक अजीब सी जुनून लिए एकटक उस बच्ची को देखने लगता है, लेकिन इन बातों से बेखबर वो मासूम सी बच्ची तो अपनी में मगन होकर खुशी से चॉकलेट खाने में लगी हुई थी। अक्ष इन लम्हों में खोया हुआ था कि उसे कुछ महसूस हुआ और वो महसूस होते ही अक्ष की आंखें एक झटके से खुल गई। अक्ष ने नजरें नीचे कर अति को देखा जो बेचैनी से अक्ष के मस्कुलर चेस्ट पर बने हॉट एब्स के साथ खेल रही थी। अक्ष अति का हाथ जैसे ही पकड़ने को हुआ कि उससे पहले ही अति जल्दी से अपना हाथ दूर कर नामे सर हिला देती है और फिर एकटक अक्ष को देखने लगती है। अक्ष एक गहरी सांस लेकर अति के चेहरे को सहलाते हुए बोला, ऐसे मत देखो वाइफी, वरना इसके आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अक्ष की बातें और उसकी वो गहरी नजरें जो एकटक उसके ऊपर टिकी हुई थी ये अति को बहुत बेचैन कर रही थी। अक्ष ने एक बार फिर अपने होठों की ओर इशारा किया तो अति की सांसें जैसे उसके गेल में ही अटक सी गई और वो हकलाते हुए बोली, छोड़िए ना प्लीज। अक्ष ने अति के बेचैन चेहरे को देखा और उसकी कमर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और ऐसा होते ही अति बिना एक पल गवाए तेजी से भागते हुए वॉशरूम में चली गई। अक्ष अति को इस तरह से भागते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपने होठों को छूते हुए बोला, ओह माय लिटिल इनोसेंट वाइफी, तुम कब बड़ी होगी। अक्ष एकटक कुछ देर तक वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूरते रहा और फिर उठकर किसी से कॉल में बातें करने लगा। अधिक की एक जरूरी मीटिंग थी, फिर भी वो ऑफिस ना जाकर सीधा रॉयल विला आ गया था क्योंकि उसे अपनी लिटिल को देखना था। उसका सिंघानिया मेंशन में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, उसको तो जैसे अति की आदत सी हो गई थी। अभी इस वक्त लक्ष्य सोफे में बैठा बच्चों के जैसा मुंह फूलकर गुस्से से अधिक को घूर रहा था। अधिक अपने हाथ में पकड़ी बड़ी सी टिफिन बॉक्स को अपने छिपाते हुए बोला, जितना चाहे मुंह बना ले पर सोचना भी मत कि मैं तुम्हें ये देने वाला हूं, ये मैं किसी स्पेशल वन के लिए लेकर आया हूं। लक्ष्य हैरानी से एकटक अधिक को देखने लगा और सोचने लगा कि अधिक की लाइफ में कौन इतना स्पेशल हो गया जिसके बारे में उसे नहीं पता। काफी सोचने के बाद भी जब उसे समझ नहीं आया तो लक्ष्य पप्पी सा फेस बनाकर अधिक से बोला, भाई मैं भी तो आपके लिए स्पेशल हूं ना भाई, मैं तो अपना छोटा सा प्यारा सा भाई हूं ना, प्लीज भाई दो ना। इतना बोल वो चमकी आंखों से एकटक उस टिफिन बॉक्स को देखने लगता था है वो जैसे ही उसके टच करने को हुआ कि अधिक ने झट से उसे पीछे कर लिया। अधिक की इस हरकत से सब आंखें बड़ी कर एकटक उसे ही देखने लगे। उन्हें भी मीनाक्षी जी के हाथों से बना खाना बहुत पसंद था। अधिक आंखें छोटी कर लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, कहा ना मॉम ने ये लिटिल के लिए भेजा है तो वही इसे खोलेगी और जब तक वो नहीं आ जाती मैं इसे किसी को छूने तक नहीं दूंगा। अधिक की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। वही अब लक्ष्य ने भी कोई जिद नहीं की क्योंकि अति उसकी लिटिल क्यूट सी बेबी सिस्टर थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। वही दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट के टेबल पर एक लड़का आराम से बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था और उसके सामने एक आदमी बैठा एकटक उसे ही देख रहा था जो कोई और नहीं उस लड़के के डैड थे। आज उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और साथ में कुछ परेशानी के भाव भी। उनके सामने बैठा लड़का उनका इकलौता बेटा था जिसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। इस आदमी का नाम महेंद्र सिंह है जो कि एक बड़ा माफिया है। वो अपने सामने बैठे बेटे को देख एक गहरी सांस लेकर खुद से बोले, पता नहीं मेरे बच्चे को हो क्या गया है, वो तो जैसे पागल ही हो गया है, किसी की कुछ नहीं सुनता है, बस एक ही जिद लगा बैठा है। वो लड़का अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसके खाने की बाइट लेते हुए कॉल पिक किया और बोला, हूँ बोलो। सामने से कोई कुछ बोलता है जिसे सुनते ही वो गुस्से से भर जाता है और अपने फोन को गुस्से से लाल होकर जोर से फर्श पर पटक देता है। उसने इतने जोर से पटका था कि फोन का चिथड़ा ही उड़ चुका था। वही अचानक हुई इस हरकत से सब सर्वेंट डर से कांप गए क्योंकि उन्हें ही अब उस लड़के का गुस्सा झेलना पड़ता था। वो लड़का गुस्से से कांपने लगा और एक झटके से खड़ा होकर एक सर्वेंट का गला कस के दबाकर किसी साइको की तरह चिल्लाया, मुझे वो चाहिए। उसने कस के उसकी गर्दन पकड़ ली और एक साइको की तरह चिल्लाया, मुझे मेरी डॉल चाहिए, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। अपने बेटे को इतने गुस्से में देखकर महेंद्र जी उसे शांत कराते हुए बोले, विवेक ये क्या हरकत है बेटा, छोड़ो इसे, मार जाएगा, ये छोड़ो।
विवेक गुस्से से उस आदमी को वही पटक कर चिल्लाते हुए बोला, मुझ मेरी डॉल चाहिए, प्लीज डैड मुझे मेरी डॉल ला कर दो। मेहद्र जी विवेक को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवेक के ऊपर तो जैसे उस लड़की का भूत सवार हो गया था। वो महेंद्र जी का हाथ झटक कर गुस्से से अपने कमरे की ओर चला गया। मेहद्र जी विवेक को जाता हुआ बस देखे रह गए। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी। उनके बेटे का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो जाते हुए विवेक को देखते हुए परेशानी से बोले, पता नहीं इसका पागलपन कब खत्म होगा। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा भी क्या है उस लड़की में जो मेरा बेटा उसके पीछे इतना पागल हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने बेटे का पागलपन कम करे। वो अपने बेटे को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। वो खुद उस लड़की को कई दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके हाथों में निराशा के अलावा और कुछ हाथ नहीं आ रहा था। चैप्टर 38। मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। सब नीचे बैठे थे कि तभी अति अपने तेज कदमों से चलते हुए आकर सबके सामने खड़ी हो जाती है और अपने सभी भाइयों को देखने लगी। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही अति अपना पेट पकड़कर जल्दी से बोली, भाई मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो ना खाते हैं। अधिक ने अति को इशारे से अपने पास बुलाया है। अति एक नजर पूरे हॉल पर डालती है, लेकिन उसे अक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। शायद इस वक्त अक्ष विला में नहीं था, वो कहीं गया हुआ था। अति एक छोटी सी स्माइल के साथ चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाती है। अधिक एक प्यारी सी स्माइल करते हुए वो टिफिन बॉक्स अति के आगे बढ़ा देता है। अति उसे ही देखने लगती है। अधिक अति को इस तरह से टिफिन बॉक्स को देखता पाकर उससे बोला, ऐसे मत देखो और जल्दी से पकड़ो इसे, मॉम ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। अति जल्दी से टिफिन बॉक्स अधिक के हाथ से लेकर खोली है तो देखती है कि उसमें बेसन के लड्डू थे। बेसन के लड्डू को देखते ही अति बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ये बहुत पसंद थी। मीनाक्षी ने इसलिए वो भेजा था क्योंकि अक्ष ने उन्हें अति की हर फेवरेट खाने के बारे में बताया था। अति जल्दी से एक लड्डू उठाकर बोली, वाओ भाई ये मुझे बहुत पसंद है। आपको पता है डैड हर मंथ मेरे लिए अपने हाथों से ये बनाया करते थे बिकॉज आई लव इंडियन फूड, और आपको पता है डैड बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं। निरंजन जी अपनी बिजनेस लाइफ में काफी बिजी रहते थे, लेकिन फिर भी अति की हर छोटी बड़ी विश पूरी करते थे और अति को खाने से इतना प्यार था कि निरंजन जी, जिन्हें अति के अपने लाइफ में आने से पहले पानी उबालना तक नहीं आता था, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रिंसेस के लिए कई महीनों तक कुकिंग सीखी और अति को हर टेस्टी इंडियन खाना बनाकर दिखाया जो टेस्टी और हेल्दी हो, ताकि उसके हेल्थ पर कोई असर ना पड़े। अति जल्दी से एक लड्डू का पीस अपने मुंह में डालती और जैसे ही उसे उसका टेस्ट आता है वैसे ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। लक्ष्य भी अपनी चमकती आंखों से उन लड्डुओं को देखने लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अति को खुश देख उसे खुद के अंदर एक खुशी महसूस होने लगी थी। लक्ष्य को इस तरह से देख अधिक अति के कंधे पर हाथ रखता है। अति जो सर झुकाकर खाने में बिजी थी, अपना सर उठाकर अधिक को देखने लगती है। वो पूछना चाहती थी कि क्या हुआ, लेकिन कुछ कह ही नहीं पाती, क्योंकि उसके मुंह में भर भर कर लड्डू भरे हुए थे, जिससे उसके दोनों गाल फूल गए थे। इस वक्त वो और क्यूट लग रही थी। अति बोलने की कोशिश करती है पर उसका मुंह पूरा भरा हुआ था। वो बोल नहीं पाती है, इसलिए आंखों के इशारे से ही पूछती है कि क्या हुआ है। अधिक लक्ष्य की ओर इशारा कर बोला, एक पिस उसे भी दो वरना वो रोने लगेगा। एल जरा देखो तो उसकी शक्ल कैसी दिख रही है। अब जाकर अति को एहसास हुआ कि वो कब से अकेले खाई जा रही थी। ये इतने टेस्टी थे कि वो बस खाने में कहीं खो सी गई थी। अति सॉरी वाला फेस बनाती है और जल्दी से सबको एक एक पीस देती है और खुद भी खाने लगी। तभी अक्ष अंदर आता है, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। अक्ष को देखते ही अति को आज सुबह वाली सारी बातें याद आने लगता है और उसके दोनों गाल लाल होने लगे थे। अक्ष एक नजर सबको देखने के बाद अति को देखता है, जिसके मुंह में अब भी भर भर का लड्डू भरे हुए थे और उससे उसके दोनों गाल गुब्बारे की तरह फूल गए थे। अक्ष अति को घूर कर देखने लगता है। अक्ष के एक नजर देखने भर से अति की हालत खराब हो जाती थी। अक्ष उसे ही आंखें छोटी कर घूर रहा था और उसके इस तरह घूरने से अति अटक गई और जोर जोर से सांसें लेने लगी। अति को इस तरह से अटकता देख सब परेशान हो गए और अति को ही देखने लगे। वही अक्ष तेज कदमों से अति के पास आ जाता है और फिर जल्दी से उसकी पीठ को रफ करते हुए थोड़ा रूड होकर बोला, तुम देखकर नहीं खा सकती क्या। अक्ष जल्दी से अति को पानी पिलाता है और थोड़ी देर में जब अति नॉर्मल हो गई तो अक्ष सबको अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, ऑफिस में काफी काम पड़े हैं तो घर में फालतू का टाइम वेट करने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो।
अक्ष की सर्द नजरें खुद पर पाकर सब समझ गए इस वक्त उनका पतली गली से निकलना ही अच्छा रहेगा, वरना कुछ भी हो सकता है। इसलिए सब बिना ब्रेकफास्ट किए ही जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गए। अब अक्ष ने एक नजर अति को देखा तो अति ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। अक्ष अति चेहरे को अपने हाथ में भरकर एकटक उसके आंखों को निहारते हुए बोला, वाइफी अपना ख्याल रखना, कब सिखोई तुम? अति अक्ष से बचने का कुछ आइडिया ढूंढने लगी और फिर बड़ी ही मासूमियत से अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली, ख्याल रखने के लिए आप हो ना, फिर मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अक्ष हल्का मुस्कुराया और अति के बालों को सहलाकर पीछे मुड़कर मान को कुछ इशारा करता है। अक्ष का इशारा मिलते ही मान एक छोटी सी स्माइल करते हुए एक बॉक्स लाकर अक्ष को देता है। अक्ष उस बॉक्स को अति के हाथ में दे देता है। वो बॉक्स बहुत खूबसूरत तरीके से गिफ्ट पेपर से पैक किया गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसमें कोई गिफ्ट है। अति के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो खुश होकर उसे देखते हुए बोली, वाओ, गिफ्ट मेरे लिए। अक्ष सिर्फ अपनी पलकें झपका देता है। अति जल्दी से बॉक्स खोलने लगती है। जैसे ही बॉक्स खुलता है तो अति के चेहरे में चमक आ जाती है, क्योंकि उसमें अभी अभी लॉन्च हुआ न्यू मॉडल का फोन था, जो अति के सोच से कहीं ज्यादा महंगा था। अति उस फोन को टच कर देखने लगी। अक्ष अति के खिले चेहरे को देखकर बोला, क्या ये तुम्हें पसंद आया वाइफी? अति जल्दी से 2-3 बार अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बोली, हाँ ये बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। मान अति को इतना खुश देखकर मुस्कुरा देता है और उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए अति को देखता पाकर अक्ष उसे बुरी तरह से घूरने लगा है, जिससे मान हड़बड़ा कर जल्दी से इधर उधर देखने लगा। अक्ष अति के गालों को सहलाते हुए बोला, कल से तुम्हारे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब से मस्ती कम और पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट करो। अति की आंखें चमक उठी और वो खुश होकर बोली, कल से मैं कॉलेज जाऊंगी, कितना मजा आएगा ना। अति के दिमाग में एक साथ कई सारी बातें घूमने लगी। वो नए नए मस्ती करने के तरीके खोजने लगी थी। अक्ष जानता था उसकी लिटिल गर्ल क्या सोच रही है। वो अति खिले हुए चेहरे को देखकर बोला, तुम्हारे फोन में मेरा और तुम्हारे ऑल ब्रदर का नंबर पहले से सेव है। जब भी मेरी याद आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस एक कॉल करना, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। अति किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाती है तो अक्ष हल्का सा झुककर एक बार फिर अति के माथे को अपने होठों से छूकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अति बहुत खुश थी, कल से वो कॉलेज जाने वाली है। वो अभी से कॉलेज में मस्ती करने का प्लान बनने लगी, लेकिन कुछ याद आते ही उसका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। अब अति एक उदासी भरी आवाज में बोली, आई मिस यू स्वरा, तुम कब मुझे मिलेगी? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। अति को स्वरा की बहुत आ रही थी, क्योंकि दोनों ने सोच रखा था अति भी वही कॉलेज में कॉलेज करेगी जिसमें स्वरा करती है। उन्होंने और भी बहुत कुछ सोच रखा था, जिसे याद करते ही अति को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी कॉलेज जाने के नाम से वो बहुत खुश थी। जय अपनी केबिन में बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने उसका असिस्टेंट खड़ा था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे, बेचारा बहुत परेशान है। जय उसे ऑर्डर देते हुए बोला, आज से किसी को कोई लिव नहीं मिलेगी, चाहे रीजन कुछ भी हो, और सबसे कहो अपना पूरा फोकस लगाए। मुझे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। राजस्थान वाला प्रोजेक्ट किसी भी कीमत पर हमें ही मिलना चाहिए। ओके। उसके सामने खड़ा उसका असिस्टेंट, जिसका नाम रवि था, वो अजीब सा मुंह बनाकर मन ही मन बोला, बॉस पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं यार, इन्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आता, ये नहीं जीत सकते उनसे। फिर कुछ सोचकर व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, आज तक कभी उनसे कोई जीत नहीं पाया है, फिर भी पता नहीं क्यों बॉस अपनी बेइज्जती करने के पीछे पड़े रहते हैं। पर मुझे उससे क्या, मुझे तो बस अपनी जॉब से मतलब है। इतना बोल वो तुरंत वहां से निकल जाता है। वही जय काफी गहराई से कुछ सोचने लगता है। उसे अपना नाम सबसे ऊंचा करना था ताकि अक्ष को नीचा दिखा सकते, और इस बार उसने कुछ सोच रखा था। उसके ऑफिस के सारे स्टाफ को कोई भी लिव देने से साफ मना कर दिया था और 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाए जा रहे थे, और इसके बदले में उन्हें डबल पैसे भी दिए जा रहे थे, क्योंकि जय को इस बार किसी भी कीमत पर राजस्थान वाला प्रोजेक्ट चाहिए था, जिसके पीछे उसके कई फायदे थे। वही अक्ष ने ये प्रोजेक्ट लक्ष्य को दिया था, क्योंकि वो लक्ष्य को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था। नील भी इस पर अपना पूरा फोकस लगा रहा था, क्योंकि भले ही वो दिखाता नहीं था, लेकिन उससे लक्ष्य का उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जाता था। दोनों जल्दी से आज का अपना काम खत्म करते हैं और साथ में चिल करते हैं, और फिर अति के लिए भी कुछ खाने का लेकर विला के लिए निकल जाते हैं।
स्वरा को भी कल से कॉलेज जाना था, इसलिए वो जल्दी से डिनर करने के बाद थोड़ी देर देवेंद्र जी से बातें करती है। वो जल्दी से बेड पर लेट जाती, वो जस्ट सोने ही वाली थी कि तभी उसे मित का कॉल आता है। स्वरा फोन को घूरते हुए बोली, अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? स्वरा कॉल पिक करती है, दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। जब उनकी बातें खत्म हो जाती है तो स्वरा जल्दी ही सो जाती है। रॉयल विला काफी रात हो चुकी थी और सब ने डिनर भी कर लिया था और अब सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। अति आराम से बेड पर बैठे अपने फोन में गेम खेल रही थी, उसको बड़ा मजा आ रहा था। अक्ष सोफे पर बैठा कुछ फाइल्स चेक कर रहा था, लेकिन उसकी तिरछी नजरें अति पर ही टिकी हुई थी। अति को पूरी तरह फोन में खोया हुआ देखकर अक्ष सारी फाइल्स एक साइड रखकर बेड की ओर बढ़ जाता है और अति के हाथों से उसका फोन छीन लेता है। अक्ष की इस हरकत से अति हैरानी से उसे देखने लगी और अक्ष के हाथों से फोन लेते हुए बोली, मैं गेम खेल रही थी ना, मुझे मेरा फोन वापस कीजिए। अक्ष फोन को साइड टेबल पर रखकर अति को निहारते हुए बोला, वाइफी काफी रात हो चुकी है और कल से तुम्हें कॉलेज जाना है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। अति आपने सर पर हाथ रख बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अति बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर अक्ष को देखकर बोली, आप सुबह कितनी जल्दी उठ जाते हैं, प्लीज मुझे भी कल जल्दी उठा दीजिएगा। कल मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है और मुझे अपने फर्स्ट डे में बिल्कुल भी लेट नहीं होना। इतना बोल अति आस भरी नजरों से एकटक अक्ष को देखने लगी और उसकी इस हरकत को देखकर अक्ष झटके से उसे अपने बाहों में भरकर लेट जाता है। अचानक हुई इस हरकत से अति हैरानी से अक्ष को देखने लगती है, उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अक्ष उसके कान में धीरे से अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ता है वाइफी, तो सो जाओ। अक्ष बेड पर लेट गया और अति को कमर से पकड़कर खुद के ऊपर लेटा दिया, जैसा वो उसका बेड हो। अब अति और भी बड़ी बड़ी आंखें कर अक्ष को देखने लगती है। अक्ष अति के गालों पर किस कर बोला, मुझे अनेक फाड़ कर देखने को नहीं कहा वाइफी, सो जाओ। इस वक्त अति उसके ऊपर लेटी हुई थी और उसकी दिल से आती शोर अक्ष के कानों तक आराम से पहुंच रहे थे, जो उसे एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। अक्ष ने अपनी दोनों हाथों से अति के कमर को जकड़ लिया था, जिससे अति की सांस भरी होने लगी थी, लेकिन इस बार अति बिना कोई बहस किए चुपचाप आराम से अपना सर उसके सीने में रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने दिनों में वो इतना तो जान ही गई थी कि वो जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अक्ष की पकड़ से छूट नहीं सकती। CH39 बॉस आपको पाताल से भी खोज निकालेंगे। अति की नींद आज बाकी दिन से मुकाबले जल्दी ही खुल गई थी, इसलिए वो बहुत खुश लग रही थी। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, लेकिन अक्ष उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। अति जल्दी से बेड से उतरकर खुश होते हुए बोली, अरे वाह, आज मैं कितनी जल्दी उठ गई, अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अति तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे सुबह के 5 बजे उठी हो, लेकिन नहीं यार, अब 8 बज चुके थे। वो जल्दी से वॉशरूम जाती है, उसके बाद शावर लेकर बाहर आती है और जल्दी से रेडी हो जाती है। अति इस वक्त मिरर के सामने खड़ी थी। उसके लाइट पिंक कलर का सुंदर सा ड्रेस पहना था, जो उसके घुटने तक का था और उसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। अति अपने होठों पर हल्का सा बेबी लिप बाम लगाने हुए बोली, अब मैं रेडी हूँ। अति जल्दी से नीचे जाती है और देखती है कि सब ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर लिविंग एरिया में बैठे हैं। अति जल्दी से जाकर उन सबके सामने खड़ी हो जाती है। किसी की आहट पाकर उसके सारे भाइयों ने अपनी नजरें उठाई और उनकी नजरें जैसे ही अति पर गई, सब बस देखने ही रह गए। अति लाइट पिंक कलर की ड्रेस में बेहद क्यूट लग रही थी। उसने पैरों में व्हाइट कलर का शूज पहन रखा था और उसके लंबे सिल्की काले बाल खुले थे और होठों पर उसने बेबी पिंक कलर का लिप बाम लगाया था, जिससे उसके होठ चमक रहे थे। उसकी गहरी नीली आंखें बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह निश्चल थी और चेहरे पर वही मासूमियत छाई हुई थी, और यही तो अति की सबसे बड़ी खासियत थी। सब बस देखते ही रह गए। वही अक्ष जब स्टडी रूम से अपने रूम में गया तो उसे अति कहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए वो सीधा नीचे ही आ गया और तभी उसकी नजर सब पर गई। सबको अति को इस तरह से देखा देख अक्ष का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। अक्ष अति के साइड में आकर खड़ा हो गया और सबको घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या मैं जान सकता हूं तुम सबके सब आंखें फाड़े मुंह खोले मेरी बीवी को क्या घूर रहे हो? अक्ष की सर्द आवाज सुन सब अपने सेंस में वापस आए। अधिक अक्ष को घूरते हुए मन ही मन बोला, लक्ष्य बिल्कुल सही कहता है, अक्ष सच में बहुत ज्यादा वाला चिपकू हो गया है। यार भाइयों से कोई जलता है क्या? लक्ष्य एकदम से अति के सामने आकर बोला, भाभी आज तो आप एंजल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो और आपकी ये नीली आंखें कितनी प्यारी है।
अगर एंजल भी आपको देख लेगी तो अपनी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएगी। लक्ष्य की बात सुनकर अति की चेहरे पर एक चमक आ गई और वो प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, सच्ची भाई। लक्ष्य जल्दी से हाँ में सर हिलाता है। अधिक भी लक्ष्य की बातों से सहमत होते हुए बोला, हाँ लिटिल, अगर किसी एंजल ने आज तुम्हें देख लिया तो पक्का वो जल जाएगी। आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो। अक्ष अधिक को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, लेकिन वो अच्छे से जानता था इनकी नजरें अति के लिए किसी बेबी सिस्टर की तरह है जो कभी कुछ गलत नहीं सोच सकती। उसने एक गहरी सांस ली और अति को देखने लगा, जिसके चेहरे पर ही कॉलेज जाने की खुश साफ झलक रही थी। अधिक की बात सुन अति के होठों पर अपने आप ही एक मुस्कान खिल गई। कोई कुछ और बोलता उससे पहले ही अक्ष अति का हाथ पकड़कर ब्रेकफास्ट टेबल की ओर ले जाता है और सब भी मुंह बनाकर उसके पीछे चल देते हैं। जब सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है, अति के आल ब्रदर उसे उसके कॉलेज का फर्स्ट डे अच्छे से जाए ये विश करते हैं। अति भी सबको प्यारी सी स्माइल के साथ थैंक्स कहती है तो सब उसे बाय बोल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अति आज बहुत खुशी थी। वो आज पहली बार कॉलेज जा रही थी। उसे खुशी के साथ थोड़ा डर भी लग रहा था। उसके डैड ने उसे कभी अकेले कहीं नहीं जाने दिया था। अति ज्यादा कुछ ना सोचते हुए जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपनी बुक्स को कॉलेज बैग में रखती है और उसे लेकर नीचे आती है। अति अक्ष के पास आकर खड़ी हो जाती है तो बिना कुछ बोले अक्ष उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है। अक्ष अति को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है जो पहले से उसके लिए रेडी होकर खड़ी थी। दोनों के कार में बैठते ही उनकी कार वहां से निकल जाती है। नील कार ड्राइव कर रहा था और लक्ष्य मस्त होकर गाना सुन रहा था, लेकिन नील को वो गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने तुरंत गाना चेंज किया और मस्त होकर कार ड्राइव करते हुए बोला, वाह क्या गाना है। लक्ष्य घूर कर नील को देखने लगा और जल्दी से अपना वाला सॉन्ग लगाकर बोला, इसे कहते हैं सॉन्ग, समझा। नील चिढ़कर सॉन्ग चेंज के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि लक्ष्य उसका हाथ पकड़कर बोला, जिद मत कर, मुझे यही सुनना है। नील भी उसी अंदाज में बोला, तू जिद मत कर और मुझे मेरा वाला सॉन्ग सुनने दे। दोनों में अब बहस शुरू हो गई और दोनों ही सॉन्ग के लिए छोटे बच्चों की तरह झगड़ने लगे। नील का ध्यान इस वक्त सामने नहीं था, जिसकी वजह से उसकी कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। जब दोनों को इसका एहसास हुआ तो नील ने जल्दी से कार रोकी और लक्ष्य को घूर कर बोला, सब तेरी वजह से हुआ है। लक्ष्य कार का डोर खोलते हुए बोला, मुझ पर चिल्लाने से पहले बाहर निकलकर देख तो ले, आखिर हुआ क्या है। दोनों जल्दी से कार से बाहर आए तो देखा एक लड़की उठने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस बालों ने उसका पूरा चेहरा कवर कर लिया था। दोनों जल्दी से गए। लक्ष्य उस लड़की को उठाने लगा, वहीं नील उसकी स्कूटी को उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो। उस लड़की को कहीं लगी नहीं थी। ये देख नील ने एक राहत की सांस ली, लेकिन वो लड़की गुस्से से लाल होकर खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, पहले तो टक्कर मारो फिर अच्छा बनने का नाटक करो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। इतना बोल उसने खुद को देखा। नील को ये आवाज काफी जानी पहचानी लगी। वो एकटक उस लड़की को देखने लगा, तभी उस लड़की ने अपने बालों को अपने चेहरे से हटाया। जैसे ही उस लड़की का चेहरा दिखा, नील का चेहरा एकदम सर्द हो गया। उसने उसकी स्कूटी वहीं पटक दी, जिससे उसकी स्कूटी डैमेज हो गई और गुस्से से चिल्लाया, तुम। इस वक्त नील के सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं स्वरा थी, जो कॉलेज लेट होने की वजह से पहले से गुस्से में थी और अब नील को देख फिर से उसे गुस्सा आने लगा था और नील ने उसकी स्कूटी पटक कर उसे और गुस्सा दिला दिया था। वही लक्ष्य स्वरा को देखते ही मुस्कुराने लगा और ऊपर देखते हुए लाचारी से बोला, हे भगवान, जब भी ये दोनों मिलते हैं ऐसे ही क्यों मिलते हैं, अब दोनों फिर से शुरू हो जाएंगे। स्वरा ने अपने हाथ देखे जिस पर हल्की हल्की खरोच आ गई थी। अब उसका गुस्सा बढ़ गया। वो नील के सामने खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, तुमने अब तक अपनी आंखों का इलाज नहीं करवाया। अगर पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, लेकिन प्लीज अपने आंखों का इलाज कराओ, वरना किसी दिन नर्क के दर्शन हो जाएंगे, समझे तुम। नील गुस्से से स्वरा को घूरने लगा और वो स्वरा ही आंखों में आंख डालकर बोला, नर्क मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है, जंगली बिल्ली। स्वरा को गुस्सा आ गया और वो नील का ताई पकड़कर उसको खींचते हुए बोली, जंगली बिल्ली किसे बोला? तुझे पता भी है जंगली बिल्ली कैसी होती है? रुक अभी बताती हूँ। स्वरा के इस तरफ टाई खींचने से नील थोड़ा झुक जाता है। स्वरा अपने तेज दांतों से नील के गर्दन पर काट लेती है। ऐसा होते ही नील जोर से चीख, आह। नील गुस्से से भर गया, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही लक्ष्य दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। लक्ष्य नील को जबरदस्ती लेकर कार की तरफ चला गया। जाते जाते उसने मुड़कर स्वरा को देखा और ना चाहे हुए भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई।
वो मन ही मन भगवान को याद कर बोला, सच में आप ग्रेट हो, आपने क्या सही जोड़ी बनाई है। दोनों के जाने के बाद स्वरा अपनी स्कूटी को देखकर नील पर और गुस्सा होकर बोली, मेरी न्यू स्कूटी की क्या हालत बना दी है उस गधे ने। स्वरा अपनी न्यू स्कूटी की ये हालत देख उदास होकर बोली, अब मैं कॉलेज जैसे जाऊंगी। उसकी स्कूटी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और चलने के बिल्कुल भी लायक नहीं बची थी। दूसरी तरफ अक्ष अति के साथ कार में था और अति उसकी लैप में बैठी हुई थी और घूर घूर कर अक्ष को देख रही थी, जो किसी से कॉल पर बातें कर रहा था। कार मान ड्राइव कर रहा था, कार में पार्टीशन लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से कॉलेज के सामने आकर रुकती है। कार के रुकते ही अति खिड़की से झांक कर बाहर देखती है तो बस देखते ही रह जाती है, क्योंकि कॉलेज बहुत ही बड़ा और बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया था। यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे काफी अमीर घरों से होते थे, क्योंकि ये इंडिया का सबसे महंगा और हाई प्रोफाइल वाला कॉलेज था। ये कॉलेज बहुत खूबसूरत था और हजारों एकड़ में फैला हुआ था। ये दो भागों में बांटा हुआ था, एक साइड गर्ल्स कॉलेज तो दूसरे साइड बॉयज कॉलेज था। इस कॉलेज को कुछ इस तरह से तैयार किया गया था कि एक कॉलेज होने के बाद भी ये दो अगल अगल कॉलेज था। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक कॉलेज है। दोनों कॉलेज के बीच काफी दूरी थी और एक बड़ी दीवार थी। दोनों कॉलेज के बच्चों को सेम रूल फॉलो करने होते थे और उन्हें सेम फैसिलिटी दी जाती थी। इस कॉलेज का रूल बनने वाला इंसान सच में महान था। इस कॉलेज का नाम और पढ़ाई देखकर हर बच्चा यहाँ पढ़ने की इच्छा रखता था। कॉलेज के एंट्री गेट पर जो स्टूडेंट खड़ी होकर एक दूसरे से बातें कर रही थी, वो अक्ष की कार को देखकर बस देखते ही रह गए, क्योंकि ये कार बहुत ही ज्यादा महंगी और लग्जरी थी। वो काफी रिच फैमिली से थी, फिर भी उन्होंने ऐसी कार आज पहली बार देखा था। अक्ष जो अति पर उसके भाइयों की नजरें बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वो उसे लड़कों के बीच कहाँ भेजने वाला था, इसलिए उसने गर्ल्स कॉलेज को अति के लिए चुना था। सभी गर्ल्स स्टूडेंट जो इस वक्त वहां मौजूद थी, वो सभी कार के अंदर बैठे इंसान को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करने लगी। अक्ष अपना कॉल कट कर अति को एकटक देखते हुए बोला, डिड यू लाइक योर कॉलेज लिटिल वाइफी। अति एकटक कॉलेज को निहारते हुए हाँ में सर हिलाती है। अक्ष हल्का मुस्कुराया और एक झटके से अति की कमर को पकड़कर अपनी तरफ पलट दिया। अति हैरानी से उसे ही देखने लगी और खुद को छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, मैं कॉलेज के फर्स्ट डे में ही लेट हो जाऊंगी। अक्ष अति के होठों को देखते हुए बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे जो चाहिए वो तो ले लूं। अति नासमझी से अक्ष को देखने लगी। अति कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही अक्ष उसके होठों पर अपने होठ रख उसका मुंह ही बंद कर लेता है। अति बस हैरान ही रह गई। काफी देर बाद अक्ष उसके होठों से दूर होकर उसे ही देखने लगता है। अति जल्दी से खुद को नॉर्मल करने लगती है। उसके दोनों गाल सुर्ख हो चुके थे और उसके वो पिंक होठ हल्के लाल हो गए थे। अक्ष उसके बालों को सही करते हुए बोला, मैक्स तुम्हें लेने आएगा, अब तुम जाओ। अति हाँ में अपना सर हिलाती है और जल्दी से खुद को अच्छे से नॉर्मल करती है और तभी मैक्स जो दूसरी कार से आया था तुरंत कार का डोर खोलता है। अति कार से बाहर निकलती है और जैसे ही सबकी नजर अति पर जाती है तो सब मुंह खोले बस देखते ही रह जाती है। अक्ष मैक्स को कुछ इशारा करता है। मैक्स अक्ष का इशारा समझ जल्दी से हाँ में सर हिलाता है। अक्ष एक नजर अति को देखता है जो काफी खुश लग रही थी। सभी स्टूडेंट अति को देखने के बाद कार के अंदर बैठे इंसान को देखना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही अक्ष की कार वहां तेजी से निकल गई। अति अब काफी नर्वस फील करने लगी, क्योंकि वो इस तरह से कभी इतने लोगों के बीच नहीं गई थी। वो सब खुद को इस तरह से देखता देख कुछ समझ नहीं पा रही थी। अति मैक्स का बाजू पकड़कर बोली, भाई सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। मैक्स ने एक नजर अति को देखा जो सबके इस तरह देखने से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मैक्स ने गुस्से से सबको घूर कर देखा और मैक्स के एक नजर देखने भर से सब जैसे डर से गए और अपनी अपनी क्लास की ओर चले गए, क्योंकि मैक्स इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था। लेकिन जैसे ही अति ने उसे देखा वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अति मासूमियत से पूरी कॉलेज को देखते हुए बोली, भाई ये कितना बड़ा है, अगर मैं कहीं खो गई तो। अति की बचकानी बातों को सुन मैक्स खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। मैक्स अति को देखकर वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, मैम बॉस के होते हुए ऐसा तो होने से रहा, और अगर आप पाताल में भी चली जाए ना तब भी बॉस आपको खोज निकालेंगे, चाहे उसके लिए लाखों मजदूरों ही क्यों ना लगना पड़े, लेकिन बॉस पाताल को भी खोद कर रहेंगे। मैक्स की बात सुन अति को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगी है। अति को हंसता देख मैक्स को भी एक सुकून मिलता है।
वो अति को आगे चलने का इशारा कर बोला, मैम चलिए मैं आपको आपके क्लास तक छोड़ देता हूँ। अति वैसे ही हंसते हुए जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाती है और दोनों अति के क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। मैक्स को देख काफी लड़कियों के दिल में कुछ कुछ होने लगा था। आखिर मैक्स था भी तो इतना हैंडसम कि लड़कियां एक बार देखते तो दोबारा देखने से खुद को रोक ना पाए। मैक्स अति को लेकर उसके क्लास में गया और उसका बैग सामने वाली सीट पर रखकर बोला, मैम आप यही बैठिए। अति हाँ में सर हिलाकर बैठ जाती है। मैक्स देखता है क्लास का टाइम हो गया है तो वो अति को देखकर बोला, क्लास का टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस एक कॉल कीजिएगा, मैं यूं आ जाऊंगा। अति हाँ में सर हिलाती है लेकिन उसे बहुत घबराहट हो रही थी। सब लड़कियां उसे ही देख रही थी। मैक्स एक गहरी सांस लेकर क्लास से निकलते हुए सबको एक खतरनाक लुक देता है, जैसे कह रहा हो अगर किसी ने अति के साथ कुछ करने का सोचा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैक्स के निकलते ही सब घूर घूर कर अति को देखने लगे, जैसे अति कोई एलियन हो। एक तो अति की खूबसूरती, ऊपर से उसके साथ मैक्स जैसे लड़के को देख उन्हें बहुत जलन होने लगी थी। सबको इस तरह से खुद को देखा देख अति घबरा गई और तभी 5 लड़कियों का ग्रुप आकर अति के सामने खड़ा हो गया। ये लड़कियां बहुत बिगड़ी हुई थी। उसमें से एक लड़की जिसका नाम मोना था वो अति को बुरी तरह से घूरने लगी। अति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करने को कोशिश करने लगी। अति के इस तरह इग्नोर करने से मोना को गुस्सा आने लगा। वो उसके सामने अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और अजीब सा मुंह बनाकर बोली, कॉलेज के पहले ही दिन गर्ल्स कॉलेज में इतने हैंडसम लड़के के साथ आ गई, मानना पड़ेगा तुझे। दिखाने से तो बड़ी भोली भाली लगती है पर है नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को भोली भाली बनकर लड़कों को अपने जल में फंसती हो। मोना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अति गुस्से से खड़ी होकर बोली, बस अगर अब अपने मेरे बारे में और एक शब्द भी कहा ना तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। मोना की बात सुन अति को बहुत गुस्सा आने लगा था। मैक्स उसका भाई था और ये लोग पता नहीं उसके बारे में क्या क्या बोल रहे थे जो अति से सहन नहीं हो रहा था। अति भले ही मासूम थी पर वो ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं सहने वाली थी। कोई उसे इस तरह से कैसे कुछ भी बोल सकता है, वो भी उसके ही भाई के साथ। अति गुस्से से लाल होकर उन्हें देखने लगती है। वही अति की बात सुन सब स्टूडेंट एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि उन्हें पता था मोना कैसी लड़की है। मोना गुस्से से अति को घूरते हुए बोली, मुझसे जबान लड़ती है तुझे तो मैं अभी बताती हूं। इतना बोल मोना गुस्से से अति पर अपना हाथ उठा लेती है। चैप्टर 40 एक ही झलक से किसी को भी अपना दीवाना बना लेती हो। मोना ने जैसे ही अति को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया, अति के कस के अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब काफी देर बाद तक उसे अपने गाल पर दर्द महसूस नहीं हुआ तो वो वैसी ही बंद आंखों से खुश होकर खुद में बड़बड़ाए, वाह मुझे तो मेरे चीक पर कोई पेन नहीं हो रहा। अपने गालों पर कोई दर्द महसूस ना होने से अति बहुत खुश हो जाती। वही उसकी बड़बड़ने की आवाज सबने सुनी थी और सब उसे बस देखते ही रह गई। तभी एक नर्म आवाज अति के कानों में सुनाई दी, हे ओपन योर आइज। ये आवाज सुनते ही अति धीरे से अपनी एक आंख खोली है और किसी को मोना का हाथ पकड़ा देख एक राहत की सांस लेकर वो जल्दी से अपनी दूसरी नीली आंखें भी खोल देती है। वो लड़की जिसने मोना का हाथ पकड़ रखा था एक झटके उसका हाथ छोड़ते हुए मोना से बोली, तुम अपनी लिमिट में रहो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अति उस लड़की को देखकर खुश होकर उससे बोली, अच्छा हुआ अपने टाइम पर इस गंदी आंटी का हाथ पकड़ लिया, वरना ये गंदी आंटी मेरे गाल पर स्लैप कर देती, फिर मुझे मेरे गाल पर बहुत दर्द होता। अति ने ये किसी मासूम बच्चे की तरह अपने गालों को टच कर कहा था और उसकी इस हरकत से सारी लड़कियां अजीब नजरों से उसे देखने लगती है। वो लड़की जिसने मोना का हाथ पकड़ था अति की मासूमियत देख बस हैरानी से अति को देखते ही रह गई और उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, सो इनोसेंट। वो अति में खोई हुई थी कि तभी मोना गुस्से से अति पर बरसते हुए बोली, यू स्टूपिड गर्ल, हाउ डेयर यू कॉल मी आंटी। अति मोना की इतनी तेज आवाज सुन डर गई लेकिन फिर भी धीरे से बोली, क्या मैं कुछ गलत कहा? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो आप बहुत गंदी वाली आंटी लगी। अब तो मोना का गुस्सा और बढ़ गया। वही सब मुंह खोले अति को देखने लगे। मोना काफी खूबसूरत थी और कॉलेज में सब पर अपनी खूबसूरती का अकड़ दिखाती रहती थी, लेकिन आज कोई खुलेआम उसकी बेइज्जती कर रहा था। ये देख सबको मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि वो सब मोना से बहुत परेशान थे। मोना गुस्से से अति को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है लेकिन तभी वो लड़की फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। मोना गुस्से से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली,
मिष्टी, ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे। उसके सामने खड़ी लड़की जिसका नाम मिष्टी था, वो बिना पलके झपकाए एकटक अति को ही देखे जा रही थी, लेकिन मोना के चिल्लाने से गुस्से से मोना की तरफ देखने लगी। मिष्टी गुस्से से मोना पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? लगता है तुम भूल रही हो मैं कौन हूं। मोना को मिष्टी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके साथ खड़ी लड़की मोना को शांत करते हुए धीरे से उसके कान में बोली, मोना, मिष्टी से पंगा लेना हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तुम्हें पता है ना वो कैसे है, वो कुछ भी कर सकती है। मोना ने घूर कर उसे देखा जैसे अभी ही उसे खा जाएगी, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सच थी। वो लड़की मोना को अति की तरफ इशारा करते हुए बोली, हम इस बच्ची से फिर कभी निपट लेंगे, अब हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि मिष्टी का गुस्सा हम पर फूटे। मोना भी जानती थी मिष्टी से उलझना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो गुस्से से अपना पैर पटकते हुए चली गई। मोना के जाते ही मिष्टी अति को देखने लगी, जो एकटक अपनी नीली आंखों से उसे ही देख रही थी। पता नहीं क्यों पर मिष्टी को अति पर बहुत प्यार आ रहा था। वो अति को देखने लगी। अति बेबी पिंक कलर के ड्रेस में उसे क्यूट सी बेबी डॉल की तरह लग रही थी। उसकी हाइट, उसकी बातें, उसकी हरकतें सब बच्चों की तरह ही थी। वो अति में खोए हुए ही बोली, हे लिटिल गर्ल, व्हाट्स योर नेम बेबी। मिष्टी को इतने प्यार से अति के बात करता देख सब हैरानी से कभी अति को तो कभी मिष्टी को देखने लगे। मिष्टी मोना की क्लासमेट थी, दोनों ही अभी लास्ट ईयर में थी। मिष्टी एक ऐसी लड़की थी जो काफी गुस्से में रहा करती थी। वो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी और हमेशा रूड रहा करती थी, लेकिन अति के लिए उसका इतना सॉफ्ट साइड देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही मिष्टी है। वही अति खुद के लिए लिटिल गर्ल सुन अपनी छोटी सी नाक सिकुड़कर बोली, आई एम नॉट अ लिटिल गर्ल। अब तो मिष्टी को अति पर और भी प्यार आने लगा था। वो अति की छोटी सी नाक को हल्का सा टच कर बोली, तुम सच में बेबी हो और बहुत क्यूट भी हो, बिल्कुल किसी इनोसेंट डॉल की तरह। अति को मिष्टी की बातें पता नहीं क्यों अच्छी लगी। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बोली, पता है मेरे सारे भाई भी यही कहते हैं कि मैं बहुत क्यूट हूं और डॉल की तरह लगती हूं। वो तो मुझे एंजल भी कहते हैं। मिष्टी अति की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे अति की आवाज भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाकर बोली, बिल्कुल सच कहते हैं तुम्हारे भाई, तुम सच में एंजल हो। अति मिष्टी को ध्यान से देखने लगी। मिष्टी बहुत खूबसूरत थी और वो अति को बहुत पसंद आई थी। अति अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, आप बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत अच्छी भी। मिष्टी मुस्कुराए और प्यार से अति के सामने अपना हाथ बढ़ाकर बोली, माई नेम इज मिष्टी एंड व्हाट इज योर नेम बेबी। अति भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, अति। अति का नाम सुनते ही मिष्टी की मुस्कुराहट और बढ़ गई और वो प्यार से अति के गालों को सहलाते हुए बोली, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह ही बहुत क्यूट है। अति बस मुस्कुरा देती है। मिष्टी अति को सामने वाली सीट पर बैठाकर उससे बोली, अगर कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले या फिर परेशान करने की कोशिश करे तो तुम मुझ बताना, ओके। अति हाँ में सर हिलाती है और तभी उनकी कॉल्स का टाइम हो जाता है तो मिष्टी सब गर्ल्स को एक धमकी देते हुए अति का ख्याल रखने को कहती है और प्यार से अति को बाय बोल चली जाती है। वही अक्ष अपने केबिन में बैठा था। उसके हाथ में एक टैब था जिसमें वो कॉलेज में इस वक्त जो भी हो रहा था सब कुछ देख रहा था। अक्ष अति के चेहरे को टच करते हुए एक अजीब सी टोन में बोला, बस एक ही झलक में किसी को भी अपना दीवाना बना लेती हो, लेकिन तुम्हारी दीवानगी सिर्फ और सिर्फ मेरी होने चाहिए लिटिल वाइफी, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अक्ष इस वक्त एक सनकी की तरह लग रहा था। वो एकटक अति को देखने लगा जो इस वक्त काफी खुश लग रही थी। अक्ष मोना को ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी लिटिल वाइफी पर हाथ उठने की। अक्ष टैब को वही टेबल पर पटक देता है और किसी को मैसेज करता है। मैसेज करने के बाद अक्ष आराम से अपना सर चेयर से टिका देता है और आंखें बंद कर अजीब तरह से मुस्कुराता है। अक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ तो करना वाला है, लेकिन क्या ये तो सिर्फ वही जानता था। अति को मिष्टी से बात कर अब बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपनी जगह पर आराम से बैठ जाती है और तभी एक लेडी प्रोफेसर आती है और उनका कॉल स्टार्ट होता है। अति को पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे सब अच्छे से समझ में आने लगा था। वहीं दूसरी तरफ स्वरा अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी और एकटक अपने हाथ को देखा कर गुस्से से बस बड़बड़ाए ही जा रही थी। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, उसकी सिर्फ आंखें ही नहीं सब कुछ खराब है, बेवकूफ कहीं का। उसे बस हल्की सी खरोच आई थी और अब उसमें दवाई भी लग चुकी थी।
वो थोड़ी शांत होती, लेकिन फिर जैसे ही उसे अपनी न्यू स्कूटी की हालत याद आती उसका गुस्सा और बढ़ जाता थी। कई स्कूटी को रिजेक्ट करने के बाद उसे वो पसंद आया था और उसने कितने प्यार से उसे लिया था। उसने उसे आज से पहले चलाया नहीं था क्योंकि वो कॉलेज के पहले दिन उससे जानना चाहती थी। सारी बातों को याद कर उसे नील पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ में पकड़ी जूस की ग्लास को कसकर दबाते हुए बोली, उसने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर अब वो मुझे कहीं दिखाई दिया ना तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मित जो दरवाजे से टेक लगाए कब से स्वरा की सारी बातें सुन रहा था, वो हंसते हुए बोला, यार इतना कुछ तो कर चुकी है बेचारे के साथ, अब क्या जान लेकर मानेगी। स्वरा उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी तो मित अंदर आकर उसके सामने खड़े हो गया। स्वरा अपना जूस साइड में रखकर बोली, अच्छा ऐसा भी क्या किया है मैंने, जरा बताना तो। मित मुस्कुराते हुए बोला, बेचारे को अपने इन खतरनाक निकुले दांतों से दो बार काट कर चुकी है। बेचारा पता नहीं अब उसकी लाइफ में क्या होगा। स्वरा मित को अजीब नजरों से घूरते हुए बोली, तो इसमें कौन सी बात है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने किसी को जान से ही मार दिया है। मित एक गहरी सांस लेकर बोला, तुझे पता है अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी और गलती से भी उसने तेरे दांतों के निशान देख लिया तो बेचारा तो गया काम से, और आज तो तूने उसके गले पर ही काट लिया। यार कभी कभी तो हद कर देती है। स्वरा को अचानक ही नील का चेहरा याद आता है। नील काफी हैंडसम था। स्वरा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, दिखाने में तो काफी हैंडसम है, गर्लफ्रेंड तो होगी ही, या ऐसा भी हो सकता है एक नहीं कई गर्लफ्रेंड हो। स्वरा मित को देख एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, यार इस बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं, काश ऐसा ही हो उस गधे की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ दे। स्वरा की बात सुन मित नामे सर हिला देता है। लक्ष्य और नील अपने कामों में पूरा मन लगा कर लगे हुए थे। अधिक जब भी ऑफिस में होता था तो बहुत सीरियस रहा करता था। अधिक जो अति के सामने था ऑफिस में उससे बिल्कुल उल्टा था। सारे स्टाफ उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और साथ में काफी डरते भी थे। अधिक काम के टाइम में काफी रूड बिहेव किया करता था। उसका सॉफ्टनेस सिर्फ उसकी फैमिली के लिए था। कॉलेज में अति की सारी क्लास बहुत अच्छे से गई और जब उसकी क्लास खत्म हुई तो उसने मैक्स को कॉल किया। कॉल की 2 रिंग जाते ही मैक्स कॉल पिक कर लेता है। अति मैक्स के इतना जल्दी कॉल पिक करने से खुश हो जाती है और कहती है, भाई आप कहाँ हो, मेरी सारी क्लासेस खत्म हो गई है। मैक्स अति को जवाब देते हुए, मैम मैं आपका कॉलेज के बाहर की वेट कर रहा हूँ, आप वहीं रुकिए मैं आपको लेने आ रहा हूँ। अति जल्दी से बोली, भाई मैं आ जाऊंगी आप वहीं रुकिए। इतना बोलकर अति बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी से चलने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि मोना या फिर कोई लड़की फिर से उसके या मैक्स के बारे में कोई बात करे। अति कॉलेज के गेट से बाहर निकल जाती है और तभी मैक्स उसे कार के साथ टेक लगकर खड़ा दिखाई देता है। मैक्स को देखकर अति खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर सब लड़कियों पर जाती है जो मैक्स को अपनी ललचाई नजरों से देख रही थी। अति को उन लड़कियों का इस तरह से मैक्स को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अजीब सा मुंह बनाकर बोली, ये कैसे भाई को घूर रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रहा, ये सब गल बहुत गंदी है। वो जल्दी से मैक्स के पास जाकर बोली, भाई जल्दी चलिए मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैक्स हाँ में सर हिलाता है तो अति जल्दी से कार में बैठ जाती है। अति को उन सब लड़कियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सब कैसे उसके भाई को आंखें फाड़े देख रही थी। मैक्स को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी। उसे लगा अति को भूख लगी है, इसलिए वो जल्दी से कार स्टार्ट कर लेती है और उनकी कार वहां से निकल जाती है। मोना गुस्से से जाते हुए कार को देखते हुए बोली, आज तो उस मिष्टी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन कल कौन बचाएगा। इतना बोल वो हंसने लगती है और वही उसकी कुछ चमचियां अब तक मैक्स के बारे में सोच रही थी, उन्हें भी अति से बहुत जलन हो रही थी कि उसके साथ इतना हैंडसम लड़का है।